देश विदेश के ताज़ा समाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अब विश्व में के समाचार जगत में एक बड़ी रोचक रोचक बातें सामने आ रही। आइए हम आज बात करते हैं। आज 4 नवंबर 2024 है, तो रात के देश विदेश के ताज़ा समाचारों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज एक समाचार मुझे देखने को मिला कि ईरान ने एक फेक न्यूज चलाई कि हमने नेतन्याहू को बम से उड़ा दिया, किंतु जब इसका फैक्ट चेक हुआ तो ये पूरा समाचार झूठ निकला। यह ईरान के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि इस प्रकार के फेक समाचार ने झूठे समाचार और अफवाह वाले समाचार प्रसारित करें। दूसरी तरफ जब पता चला कि नेतन्याहू तो एक बंकर में बैठे हुए और वहाँ उनकी जो कार्य समिति है उसकी बैठक चल रही है, तो कहाँ से होगा ये जो कंफर्म है कि जो वो वहाँ बैठक करना इधर होगा। परंतु अब नेतन्याहू की जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें भी बड़ा हंगामे हो गए। रक्षा मंत्री ने इस पर आरोप लगा दिया और यहाँ तक कह दिया कि अब हम इस प्रकार का नहीं चाहते, और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। तो नेताओं ने उनका त्याग पत्र तो स्वीकार कर लिया और उसके साथ एक कोई यहूदी था, सांसद था, उसने कहा अब मैं रक्षा मंत्री बन जाऊँ। किंतु इसी के साथ साथ जो 7 मुस्लिम सांसद थे जिनका समर्थन नेतन्याहू को था, जो रक्षा मंत्री उनके कोटे से था, उसने त्याग पत्र दिया और नेतन्याहू की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब यहाँ पर नेतन्याहू इजराइल के पीएम नहीं रहेंगे, अल्पमत में उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। और इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए 2 नाम सामने आए हैं और दोनों ने ये घोषणा की है कि हम जैसे ही पीएम बने हम युद्ध विराम की घोषणा करेंगे। ये स्पष्ट बात हो गई है। अब जो भी होता है अच्छा है, युद्ध विराम की घोषणा हो जाए। अभी क्या होता है अब ये देखना पड़ेगा कि अब कब होता है। और अब तो इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है और उसको हार का भी एहसास हो चुका है कि यदि आगे युद्ध किया तो इसमें हमारी पराजय हो जाएगी। अब अभी एक ताज़ा समाचार आया कि गाजा में से भी अब इजराइल सेना पलायन कर रही है, भाग रही है, हट रही है। वहाँ पर हमास और हिजबुल्लाह बहुत भारी पड़ रहे। अब यानी इजराइल को युद्ध विराम करने में ही फायदा है। और इसी के साथ साथ अमेरिका, यूक्रेन, अन्य जो सहयोगी इजराइल के थे वे भी अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। शायद अब अमेरिका इजराइल को सैन्य सामग्री की आपूर्ति नहीं करेगा। इसी के साथ साथ यूक्रेन और रूस का में भी बड़ा विवाद चला। आपको लगता है ऐसा कि इजराइल जो है युद्ध विराम कर देगा? इजराइल के जो नए पीएम बनेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर आधारित है। और अब तो सब इजरायली जनता भी घबरा गई। वहाँ की अब तो 70% जनता नाहू के खिलाफ है और उससे त्याग पत्र की मांग कर रही है। अब जो नया पीएम जो भी बनेगा वो निश्चय जन भावना के अनुरूप जो खाड़ी क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की घोषणा करेगा। तो ये नरसंवाद अब किसी को पसंद नहीं है। अब यूक्रेन और रूस के बारे में भी आपको बता दें, अब तो यूक्रेन रूस पर भारी पड़ने लगा और रूस मान नहीं रहा। उसने आज यूक्रेन पे भी फिर हमले किए। इस प्रकार ये चलता ही रहेगा और समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का अंत कब होगा। जो भी हो, युद्ध का अंत होना चाहिए। रूस के जितने भी शस्त्र थे वो सब फ्लॉप हो चुके हैं, नकारात्मक, और उनकी वैश्विक वैल्यू भी कम हो गई। कितना समय हो गया है यूक्रेन और इसको? अरे इसको तो डेढ़ साल होने आ गया, करीबन 1.5 साल हो गया है। पुतिन ने घोषणा की थी कि हम 4 दिन में यूक्रेन को जीत लेंगे। 4 दिन की जगह 1.5 साल हो गया, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। और कितने ही नाटक हुए, कितने ही लोग मारे गए। और एक अभी इजराइल की एक समाचार आया था कि बहुत बड़े मजेदार बात थी। उसने उत्तर कोरिया के कुछ लोगों को भेजा। तो इजराइल के नेतन्याहू ने
उनको कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, वो देंगे, आप जाइए। तो उनको जिस काम के लिए बुलाया था वहां से निकाल अगले मोर्चे पर भेज दिया। ये 41 लोग थे और हिजबुल्लाह ने उन्हें 41 लोगों को मौत के घाट उतारा। इस प्रकार की बड़ी विचित्र घटनाएं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और अभी एक ताजा घटना होने वाली है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव। महाबली के कसम पर टक्कर चल रही है, किंतु सारा दारो मदार अमेरिका के 7 राज्यों पर निर्भर है। जिन 7 राज्यों में यदि कमला हैरिस ने लीड ले ली तो वो जीतेगी, और यदि ट्रंप ने लीड ले ली तो ट्रंप जीतेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का यह संभावित परिणाम है। आगे देखना है कि 7 राज्यों की जनता ने क्या निर्णय दिया है। अब मिडिल ईस्ट की हालत भी बहुत दयनीय होती जा रही है। अनेक राष्ट्र सहमे हुए हैं और सब चाहते हैं कि अभी युद्ध विराम हो जाए, परंतु ईरान में जो उन्माद है, शायद हो सकता है कि वो युद्ध विराम की बात भी ना माने, किंतु अंततः उसको भी युद्ध विराम की बात तो स्वीकार करना ही होगी, क्योंकि अब हर एक के किसी भी राष्ट्र के बस का रोग नहीं रहा कि वो आगामी युद्ध कर सके। अब आइए हम भारत की बात करते हैं। भारत में भी एक बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। आज एक विचित्र घटना हुई। मोदी, अमित शाह और डावर में भी अब आपसी विरोध हो गए हैं। एक डावर के एक प्रस्ताव को अमित शाह ने नकार दिया। इससे भी डावर चिढ़े और उन्होंने कहा कि मैं तो पीएम मोदी के लिए और पीएमओ के लिए काम करता हूँ, आप मेरा प्रस्ताव कैसे नकारा करते। परंतु अमित शाह जीत पर रहे और उन्होंने डावर के कोई प्रस्ताव को मान्य करने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, एक और बड़ी घटना हुई है कि पीएम मोदी ने शिवराज सिंह के बारे में एक बड़ी विचित्र बात कर दी, और वो बात तो ये कि शिवराज सिंह को जितने भी सरकार के, केंद्र सरकार के विभाग हैं, उनके अफसरों की बैठक लेने का भी अधिकार दे दिया, और इसी के साथ साथ 2014 से आज तक जितनी भी योजनाएं लागू की है उनकी समीक्षा का भी अधिकार दे दिया। इस बात से भी अमित शाह बहुत नाराज हैं और शायद ऐसा लगता है कि अब ये गुजराती गेम में बहुत बड़ी फूट पड़ने वाली है। ये हो गया शिवराज सिंह के बारे में। जहाँ तक कहा जाता है कि अब शिवराज सिंह का कद तो बड़ा ही है और ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है, परंतु मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बहुत कुछ परिवर्तन होगा। शिवराज अपना रंग तो दिखाएंगे, किसी भी हालत में दिखाएंगे और उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। यदि उन्होंने अपना रंग नहीं दिखाया तो समझ लीजिए कि जो उनकी जो छवि बनी है वो कहीं पर दागदार हो जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं संघ की। अब मोहन भागवत भी अब तो फेडअप हो चुके हैं वर्तमान की राजनीति, संघ की नीति से, और संघ में जो गद्दारी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, और संघ के सामने भी अब तो विश्वास का संकट आ गया है। तो ऐसे में अब मोहन भागवत ने और बहुत विचलित हैं और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि अब मुझे साधु जीवन व्यतीत करना चाहिए, और वे जल्द ही जल्द अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, और उसके लिए हजबोरे का प्रथम सूची पर है। संघ में कोई चुनाव नहीं होता है, जो वर्तमान संघ प्रमुख होता है वो अपने उत्तराधिकारी की और संघ के उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देश में हादसे बहुत हो रहे हैं। आपने दिवाली का मनाया, करीबन 130 से अधिक स्थानों पर आगजनी की घटना हुई। कश्मीर में मस्जिद में आग लगी, अनेक संस्थानों में आग लगी, और इस प्रकार जो एक मौत का तांडव है वो बड़ा चल रहा है। उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हुआ, एक यात्री बस खाई में गिर गई और उसमें जो 24 लोग थे वो तो स्पॉट पे ही मर गए। वो न जाने कितने लोग होंगे, इसकी भी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आइए अब हम उज्जैन की बात कर लेती, अलग से बात न करते हुए। आज उज्जैन में कार्तिक मास की महाकाल की पहली सवारी निकली, जो लोगों ने अपनी श्रद्धा प्रकट की और ये किया। परंतु अब उज्जैन में भी आगजनी की बहुत ज्यादा घटना हुई, 12 से 13 घटना हुई। आज अभी संध्या को सती गेट के पास इलेक्ट्रिक पोल में और केबल में आग लगी, जिससे पूरे क्षेत्र में धुआं ही धुआं हो गया। नगर निगम की फायर ब्रिगेड गाड़ी ने आकर उस आग को बुझाया। ये भी हुआ।
एक एक जो भाई था, वो भाई दूज मनाने के बाद वापस घर आ रहा था, तो उसको डंपर ने कुचल दिया और उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। अब ये उज्जैन की भी बात करें, आज हमने महाकाल मंदिर के बारे में भी आपको एक बार वीडियो डाला, उसमें समाचार दिला कि अब तो वहाँ पर मीडिया कर्मियों पर भी जजिया थोपने की प्रक्रिया शुरू की। हमने उसका भी विरोध किया और ऐसे ये जजिया होना नहीं चाहिए। अब और आगे की क्या बात करें उज्जैन की। उज्जैन की यातायात व्यवस्था तो इतनी खराब हो चुकी है कि अब तो यहाँ जो यात्री आते हैं, बाहर के यात्री आते हैं, वो भी धिक्कार कर देते हैं शहर की जनता को और शहर को और यहाँ की पुलिस को और यातायात पुलिस को कि ये कैसी यहाँ की अराजकता है, ये कैसी यातायात है। इसी के साथ साथ ऑटो वाले मान नहीं रहे, ई रिक्शा वाले मान नहीं रहे, वे चाहे जिस प्रकार का मनमाना किराया वसूल रहे और न जाने क्या क्या गलत काम करते जा रहे हैं, जिसके कारण उज्जैन बदनाम होता जा रहा है। कल 5 नवंबर है, छठ पूजा का आगाज होगा, खाए नहाए की बात होगी और 5 और 6 को छठ पूजन का रहेगा और 7 तारीख को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये इस प्रकार का एक क्रम चलेगा। ये छठ पूजा का महत्व हो जाएगा। एक कालिदास समारोह भी होने का है। अब कालिदास समारोह की तैयारी चल रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो हमारे कालिदास समारोह के आयोजक इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करना है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होगा, किंतु उसमें जनता की क्या भागीदारी रहेगी, जनता को क्या मिलेगा, जनता को किस प्रकार से जो करोड़ों का व्यय है उसका आनंद मिलेगा, इसके बारे में भी संशय की स्थिति बनी हुई है। वहाँ एक कलश यात्रा भी निकलती है, वो कलश यात्रा भी क्या निकलेगी हमें पता है। उसमें वो कहा कि 11 झांकियाँ रहेगी। आप कैसी झांकी बनाते हैं हमें पता है, हमने इतनी बार भी देखी है कितनी झांकियाँ बनती क्या होती है। और मज़ेदार की बात है, जब कलश यात्रा निकलती है जनता को पता ही नहीं रहता वो कब निकल जाती है, कैसे निकल जाती है। और उसी में जो विश्वविद्यालय के और वहाँ कालिदास अकादमी के कर्मचारी रहते हैं, कोई पर्चे बांटते हुए नजर आते हैं, कोई ये करते हुए आते हैं। अब यहाँ पर उज्जैन की जनता का एक ही सवाल है कि कालिदास समारोह का सभा स्थल, कार्यक्रम स्थल कई सुविधाजनक स्थान पर किया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक न्याय परिषद सबसे अच्छा स्थल है। आप अपने बौद्धिक कार्यक्रम कालिदास अकादमी में कीजिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक न्याय परिसर में किए जाए ताकि अधिक से अधिक जनता। इतनी जगह है इसके अंदर जो हो जाएगा। अरे वहाँ तो करीबन 3 लाख की कैपेसिटी है उसकी। नहीं, दुकानें वगैरह लगती है उसकी। नहीं वो तो दुकानें नहीं लगती है, वो तो सांस्कृतिक मंच रहता है। वहाँ पर कोई दुकान के लिए भी दुकानें काफी नहीं, वहाँ कोई दुकानें नहीं लगती है। दुकानों के लिए है ना हस्तशिल्प मेला है कालिदास अकादमी के पास में, वहाँ पर जो पंचायत द्वारा लगाया जाता है हस्तशिल्प में वो लगता है। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो स्थल है वो सामाजिक न्याय परिषद कर दीजिए ताकि बाहर की जनता, शहर की जनता, आसपास की जनता भी वहाँ आकर देख सके और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सके। और सबसे बड़ी गंभीर बात तो ये है कि उज्जैन का वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका था। जो 20 करोड़ के फटाके छोड़े गए, हवाओं में बारूदी गंध है। और जो अभी नया रिकॉर्ड आया है कि जो कभी से उज्जैन में ऐसा हुआ ही नहीं था, इतना वायु प्रदूषण फैला हुआ था। बेचारे जो अस्थमा के मरीज हैं उनके क्या हालत होगी। अब तो स्वस्थ सांस लेना भी बहुत टेढ़ी खीर नजर आने लगा है। अब इस मामले में जनता को भी सोचना है, प्रशासन को भी सोचना है। और हम पुलिस कप्तान से एक निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि अब यातायात व्यवस्था मैं अपने हाथ में लूँगा। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शर्मा जी अब इस शहर की यातायात व्यवस्था अपने हाथ में ले ताकि उज्जैन की बदनामी न हो। आपका नाम? कैसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।